नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ब्याज के विभिन्न सिद्धांत दिए हैं, जिनमें प्रमुख हैं ब्याज का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। यह सिद्धांत ब्याज दर निर्धारण का सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन माल्थस, जेबिसे आदि विद्वानों ने किया था। दूसरा है सीनियर द्वारा प्रतिपादित ब्याज का उपभोग स्थगन सिद्धांत। ये सिद्धांत मानता है कि ब्याज इसलिए दिया जाता है ऋणदाता को क्योंकि वह उपभोग को स्थगित करता है। मार्शल द्वारा प्रतिपादित ब्याज का प्रतीक्षा सिद्धांत, जो कि समय से संबंधित है, यानी कि ऋणदाता को धन उधार देने के बाद कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ती है उस धन के वापस आने की अपने पास तक, तो इस प्रतीक्षा का प्रतिफल ब्याज है। ऑस्ट्रियन अर्थशास्त्री बॉम-बावर्क द्वारा प्रतिपादित ब्याज का बट्टा सिद्धांत और इरविन फिशर व जॉन रे द्वारा प्रतिपादित ब्याज का समय अधिमान सिद्धांत, ये दोनों ही सिद्धांत एक जैसे ही हैं और समय अधिमान की वजह से ब्याज उत्पन्न होता है, अर्थात उपभोक्ता वर्तमान समय को भविष्य के ऊपर प्राथमिकता देता है और इस वजह से ब्याज जो है वो उत्पन्न होता है। ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत उपर्युक्त इन सभी सिद्धांतों का सम्मिलित रूप है, इसलिए इसे ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत कहा जाता है। इस प्रकार ब्याज का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है ये सबसे पुराना सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन पुराने परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने किया था। बाद में प्रोफेसर मार्शल, पेगू, कैनन, वालरस एवं नाइट जैसे अर्थशास्त्रियों ने इसमें सुधार किए। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर निर्धारण में मुद्रा की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। वास्तव में ब्याज की दर के निर्धारण में उपभोग त्याग, समय अधिमान, उत्पादकता और मितव्ययिता जैसे वास्तविक तत्वों की भूमिका होती है। इसलिए इसे ब्याज का वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर उस बिंदु पर निर्धारित होती है जिस पर पूंजी की मांग यानी कि विनियोग और पूंजी की पूर्ति अर्थात बचत एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। इसलिए इसे ब्याज का बचत एवं विनियोग सिद्धांत भी कहते हैं। अब बात आती है, ये दो चीज़ें हमने बताई कि विनियोग और बचत पर निर्भर करता है, यानी कि पूंजी की मांग और पूंजी की बचत उस पर पूर्ति पर। तो पूंजी की मांग क्या है, ये क्यों की जाती है? पूंजी की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि पूंजी में उत्पादकता होती है और उत्पादक और विनियोगकर्ता इसीलिए पूंजी की मांग करते हैं ताकि अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके। लेकिन जैसे जैसे पूंजी का अधिक अधिक इस्तेमाल किया जाता है वैसे वैसे उसकी सीमांत उत्पादकता घटती जाती है। इसलिए ब्याज दर नीची होने पर पूंजी की मांग अधिक की जाएगी और अगर ब्याज दर ऊंची होगी तो पूंजी की मांग कम की जाएगी, अर्थात पूंजी की मांग और ब्याज की दर में विपरीत संबंध होता है। दूसरा है पूंजी की पूर्ति अथवा बचत अनुसूची। जैसे जैसे ब्याज दर बढ़ती जाती है वैसे वैसे बचत भी बढ़ती जाती है। बचत की पूर्ति बचतकर्ताओं के द्वारा की जाती है और ये ब्याज की दर के साथ में सीधा संबंध रखती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बचतकर्ता को बचत करने के लिए अपने उपभोग को त्यागना पड़ता है, इसलिए उपभोग को त्यागने पर उसे कुछ अनुपयोगिता प्राप्त होती है, तो वो उस अनुपयोगिता की तुलना ब्याज की दर से करता है। इसलिए जब तक ब्याज की दर उस उपभोग त्याग की वजह से होने वाली अनुपयोगिता से अधिक रहती है तब तक बचत जो है वो बढ़ती है, और अगर ब्याज की दर कम होती है उस अनुपयोगिता की तुलना में
तो बचत नहीं की जाती है। इस प्रकार से ब्याज की दर और बचत के बीच में सीधा संबंध होता है। ब्याज की दर का निर्धारण, जैसे कि हमने पहले बताया, कि विनियोग और बचत के साम्य पर निर्धारित होता है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। आई वक्र जो कि हरा रंग का है वह विनियोग वक्र है, पूंजी की मांग का वक्र है, और एस वक्र जो है वो बचत वक्र है, पूंजी की पूर्ति का वक्र है। ये दोनों एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इसलिए ब्याज की जो साम्य दर है वो OR0 है। यहाँ पर बचत और निवेश परस्पर बराबर हैं। अब यदि ब्याज की दर अधिक होती है तो यहाँ पर विनियोग कम रह जाएगा और बचत विनियोग से ज़्यादा हो जाएगी। इन दोनों के मध्य AB का अंतर होगा। इस वजह से ब्याज दर घटेगी और घट कर के ये पुनः OR0 पर आ जाएगी, ताकि S और I में, यानी कि बचत और विनियोग में, समानता स्थापित हो सके। इसी प्रकार से अगर ब्याज दर नीची है, OR2 है, तो यहाँ पर पूंजी की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा होगी, OI2 या D बिंदु तक आप देख सकते हैं, और जो बचत होगी वो बहुत कम होगी, यानी कि जो पूंजी की पूर्ति है वो बहुत ही कम होगी। तो इस वजह से, क्योंकि दोनों में असंतुलन होगा, पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होगी पूंजी की, इस वजह से ब्याज दर बढ़ेगी, और ये तब तक बढ़ती रहेगी जब तक कि ब्याज दर OR0 निर्धारित नहीं हो जाती। तो इस प्रकार से ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का जो निर्धारण है वो बचत और विनियोग के साम्य पर निर्धारित होता है। ये इस रेखा चित्र की व्याख्या है। ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचनाएं। बचत एवं विनियोग के बीच समानता आय स्तर में परिवर्तन के आधार पर होती है, न कि ब्याज की दर के कारण। प्रतिष्ठित सिद्धांत ये मानता है कि ब्याज की दर के कारण बचत और विनियोग दोनों एक दूसरे के समान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा मानना गलत है, क्योंकि विनियोग और बचत दोनों ही आय स्तर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर एक दूसरे के समान होते हैं। इनमें जो समानता आती है वो आय परिवर्तन के आधार पर आती है। पहली आलोचना तो ये थी। दूसरी है, बचत एवं विनियोग एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। प्रतिष्ठित सिद्धांत इन दोनों को स्वतंत्र मानता है, जबकि ये दोनों स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये दोनों ही आय स्तर पर निर्भर होते हैं, जैसा कि पहली आलोचना में भी हमने देखा था। दरअसल अगर आय बढ़ती है, ये कह लीजिए, अगर विनियोग बढ़ता है तो आय बढ़ेगी, और अगर आय बढ़ेगी तो उसके साथ साथ बचत भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से ये दोनों ही आय स्तर पर निर्भर करते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आय पर विनियोग के प्रभाव की उपेक्षा। ये जैसे मैंने अभी ऊपर वाली उसमें बताया कि अगर विनियोग बढ़ता है तो आय बढ़ती है, और आय बढ़ने की वजह से बचत भी बढ़ती है। तो विनियोग का जो प्रभाव पड़ता है आय पर और बचत पर, दोनों पर ही, वो ये सिद्धांत इस बात की उपेक्षा करता है। बचत के अन्य स्रोतों की उपेक्षा। ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत ये मानता है कि जो बचत है वो वर्तमान आय से की जाती है और ब्याज दर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, लेकिन खास करके ब्याज दर को ये इसका निर्धारक मानता है, जबकि अन्य कारक भी हैं, जैसे परिवार के प्रति प्रेम, दूरदर्शिता, जीवन स्तर और आय स्तर, और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे राजनीतिक कारक हो सकते हैं। तो ये सभी जो हैं बचत को प्रभावित करते हैं, लेकिन इनकी चर्चा प्रतिष्ठित सिद्धांत नहीं करता। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। ये
ब्याज सिद्धांत पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। अनिर्धारणीय सिद्धांत, बचत आय पर निर्भर करती है और इसलिए बचत को ज्ञात करने के लिए आय स्तर को पहले ज्ञात करना पड़ेगा, लेकिन आय स्तर को ज्ञात करने के लिए हमें विनियोग स्तर देखना पड़ेगा जो कि ब्याज दर पर निर्भर करता है। तो इससे पहले हमें ब्याज दर का पता होना चाहिए। इस प्रकार से शुरुआत में हमें ब्याज दर का पता हो तो हम विनियोग और बचत का पता लगा सकते हैं। उसके आधार पर फिर ब्याज दर का निर्धारण कैसे होगा, इस प्रकार से ये अपने आप में ही क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, विरोधाभास कर देते हैं एक दूसरे के साथ में। तो इस प्रकार से ये क्रम लगातार चलता ही रहता है। अलग अलग देखो, जैसे विनियोग बढ़ेगा वैसे आय बढ़ेगी, आय बढ़ने पर बचत बढ़ेगी, बचत बढ़ेगी तो विनियोग घटेगा। अभी यहाँ पर ये दोनों ही चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत ब्याज दर का अनिर्धारणीय सिद्धांत है, यानी कि इस सिद्धांत के आधार पर अगर हम व्यवहारिक तौर पर देखें या तार्किक तौर पर कहें तो ब्याज दर का निर्धारण नहीं होता है। ब्याज की परिभाषा पर मतभेद, ब्याज की परिभाषा को लेकर भी अलग अलग मत हैं। जैसे किन्स का मानना यह है कि ब्याज निर्धारण प्योरली एक मॉनेटरी इशू है, यानी कि मौद्रिक विषय है और ये मुद्रा की मांग व पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है। तो इस जबकि जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो इसको ब्याज की दर को क्या मानता है, यानी कि ब्याज निर्धारण को पूरी तरह से वो वास्तविक सिद्धांत मानता है, वास्तविक कारक मानता है। ब्याज की बाजार दर और ब्याज की प्राकृतिक दर में समानता स्वतः नहीं हो पाती। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये मानना था कि जो अर्थव्यवस्था है वो स्वतः ही क्रियाशीलन के द्वारा संतुलन प्राप्त कर लेती है और इसी प्रकार से आमतौर पर ब्याज की बाजार दर और ब्याज की प्राकृतिक दर दोनों एक दूसरे के बराबर बनी रहती हैं। जबकि किन्स का मानना ये था कि अगर एक बार ब्याज दर और ब्याज की बाजार दर और प्राकृतिक दर में अगर असमानता आ जाए तो सरकार द्वारा इनमें समानता स्थापित की जा सकती है आय स्तर में परिवर्तन ला करके। मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा, ये सिद्धांत पूरी तरह से मौद्रिक तत्वों की उपेक्षा करता है, यानी कि मुद्रा को कोई भी स्थान ब्याज दर निर्धारण में प्रदान नहीं करता, पूरी तरह से ये वास्तविक तत्वों पर आधारित है। तो ये भी इसकी एक आलोचना है। आप इसको विस्तार से अगर नोट्स लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इनको आराम से देख करके। ये जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये सब यही है। ये अगर आप नोट करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।